हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फाउलर एंड द क्वेल्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, ताकि आने वाले टाइम पे आपको और भी सॉल्यूशंस मिलते रहें। तो बिना देरी के हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ डिड द फाउलर कैच द क्वेल्स, यानी कि पास्ट टेंस में पूछा जा रहा है और पूछ रहा है कि जो फाउलर था वो क्वेल्स को कैसे पकड़ता था। तो हम जो आंसर लिखेंगे वो भी पास्ट में लिखेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो भी पास्ट में होगा। तो लिखेंगे द फाउलर caught the quails by imitating the note of a quail when the other quails drawn together, then he flung his net over them to catch them। तो यहाँ पर फाउलर के बाद हमने क्या लिखा है, कॉच लिखा, जो कि कैच की सेकंड फॉर्म है। तो बच्चों ये चीजें ध्यान रखना, जिससे हमें पता चल सकता है कि हम क्वेश्चन का आंसर जो लिख रहे हैं प्रेजेंट में लिख रहे हैं या पास्ट में लिख रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट ट्रिक डिड द क्वेल्स प्ले ऑन द फाउलर, यानी कि यह भी क्वेश्चन जो है वो पास्ट में पूछा गया है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो क्वेल्स थे वो फाउलर पे क्या ट्रिक अपनाते थे, यानी कि क्या चालाकी उसे करते थे। तो हम भी आंसर जो है अपना पास्ट में देंगे। तो हम लिखेंगे द क्वेल्स प्लेड। प्लेड क्या हो गया, सेकंड फॉर्म है प्ले की, तो इससे पता चल रहा है हम जो आंसर है वो पास्ट में लिख रहे हैं। द क्वेल्स प्लेड अ ट्रिक ऑन द फाउलर बाय पुटिंग देयर हेड थ्रू अ नेट एंड मूव टुवर्ड्स थॉर्नब्रेक व्हिच हेल्प देम टू एस्केप, यानी कि जो क्वेल्स है वो क्या करते थे, वो ऐसी ट्रिक अपनाते थे फाउलर के साथ, ये जो अपना हेड है वो नेट के बीच में से निकाल के फिर मूव करते थे आगे की तरफ, ताकि वो थॉर्न ब्रेक के ऊपर गिर पड़े और जिसकी वजह से जो उनका जो नेट है वो कट जाए और वो क्या करता था, उनको हेल्प करता था भागने में। और बच्चों जो थॉर्न ब्रेक होता है वो एक कांटेदार झाड़ी होती है, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फाउलर्स वाइफ टेल हिम व्हेन ही रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड। ये भी क्वेश्चन आपसे पास्ट में पूछा जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो फाउलर की वाइफ थी वो क्या कहती है फाउलर से जब वो खाली हाथ घर में लौटता था। तो हमारा आंसर रहेगा बच्चों द फाउलर्स वाइफ टोल्ड हिम व्हेन ही रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड दैट ही हैड गॉट अनदर प्लेस फॉर लिविंग, शी वाज वेरी एंग्री विद हिम। तो इसका मतलब हो गया जो फाउलर की वाइफ थी वो जब भी फाउलर एम्प्टी हैंडेड यानी कि खाली हाथ घर पे लौटता था तो वो उस पे गुस्सा होकर बोलती थी कि तुमने कोई और जगह ढूंढ ली है रहने के लिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट डिड द क्वेल्स रैंगल। रैंगल का मतलब झगड़ना। तो ये भी जो क्वेश्चन आपको पास्ट में पूछा गया, तो पास्ट में क्या पूछ रहा है, जो क्वेल्स थे वो आपस में क्यों लड़ पड़े थे। तो हमारा आंसर जो है पास्ट में रहेगा। तो हम लिखेंगे द क्वेल्स wrangled because one quail accidentally trod upon other's head, so the other quail became angry. In this way they started quarreling। तो बच्चों जो ये ट्रॉड होता है ये ट्रेड की सेकंड फॉर्म है। जैसे आपने सुना होगा ट्रेडमिल, जिम के में एक मशीन होती है जिसपे वॉक या रन किया जा सकता है। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे पैर रखना, दबाना या पैर रखकर चलना। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी आपसे पास्ट में पूछा जा रहा है, व्हाई डिड द लीडर क्वेल डिसाइडेड टू लीव, यानी कि जो लीडर क्वेल था उसने क्यों डिसाइड किया कि वो उनको छोड़कर चला जाएगा। तो हमारा आंसर भी पास्ट में रहेगा। वेरी गुड बच्चों। द लीडर क्वेल डिसाइडेड टू लीव बिकॉज देयर वाज डिसयूनिटी बिटवीन देम। ही न्यू दैट देयर डिसयूनिटी वाज नॉट सेफ एनीमोर। तो इसका मतलब है बच्चों जो लीडर क्वेल था उसने इसलिए डिसाइड किया था कि वो उनको छोड़ देगा क्योंकि वहां पर उनकी एकता नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में, जैसा कि आपको पता है, उनके बीच में झगड़ा हो चुका था। और झगड़ा कैसे हुआ था कि एक क्वेल ने गलती से
एक्सीडेंटली ट्रॉड कर दिया था किसके ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर, तो आपस में उनमें लड़ाई हो गई थी, तो जिसकी वजह से उनमें यूनिटी नहीं रही थी। वो जब तक यूनिटी में थे वो बार बार क्या कर रहे थे, फाउलर के जो जाल था उसको चकमा दे रहे थे, बार बार उसको थॉर्न ब्रेक के जरिए तोड़कर उससे एस्केप कर रहे थे। तो जब इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी तो इनमें यूनिटी खत्म होगी, तो जब यूनिटी खत्म होगी तो दोबारा ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से जो लीडर क्वेल था उसने क्या किया, उसने ये समझ लिया कि ये जो इनके बीच में लड़ाई हो रही है अब ये इनके लिए खतरा साबित होगी, तो इसलिए वो क्या करता है, वो उनको छोड़कर चला जाता है। तो अब आते हैं हम हमने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, व्हाट मेड द फाउलर सक्सेसफुल इन द एंड, यानी कि जो फाउलर था उसको क्या चीज है एंड में जो उसको सक्सेसफुल बना दी। सक्सेसफुल किस चीज के लिए सक्सेसफुल बना देती है, सक्सेसफुल इस चीज में बना देती है कि पहले वो क्या काम करता था, इनको क्वेल्स को पकड़ता था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो अनसक्सेसफुल होना स्टार्ट हो गया था जब क्वेल्स ने यूनिटी अपनी दिखाना स्टार्ट की थी। तो लास्ट में क्या हुआ, दोबारा से सक्सेसफुल कैसे हुआ, जब उसने दोबारा से क्वेल्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। तो कैसे पकड़ा था वही हम आंसर में लिखेंगे, द फाउलर सक्सेसफुल इन द एंड बिकॉज ऑफ डिसयूनिटी अमंग क्वेल्स, यानी कि जैसे कि क्वेल्स में क्या मैंने बताया था, उनके बीच में डिसयूनिटी हो गई थी, एकता नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी, क्योंकि उनके साथ आपस में झगड़ा हो गया था, लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। ये भी मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि कैसे उनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ था। तो ये जो थी डिसयूनिटी की वजह से जो फाउलर था वो एंड में सक्सेसफुल रहा उनको क्वेल्स को पकड़ने में। तो आ जाते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, हु सेड द फॉलोइंग एंड टू होम। तो इसका मतलब है कि किसने किससे कहा। तो यानी कि यहाँ पर आपको आपकी जो ये स्टोरी थी इसमें किसने किससे क्या बात कही है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि पहला इसने पॉइंट दिया है, दिस फाउलर इज क्रिएटिंग हैवॉक अमंग आवर किंग्स फोक, यानी जो ये फाउलर है ये हमारे साथियों के साथ बहुत परेशानी कर रहा है। तो ये किसने कहा था और किससे कहा था, ये कहा था लीडर क्वेल्स ने। किससे कहा था, अपने बाकी क्वेल्स साथियों को। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है बच्चों, डे बाय डे यू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, यानी कि तुम रोज रोज अब दिन ब दिन खाली हाथ वापिस आ रहे हो। तो ये किसने बोला और किससे कहा, तो बच्चों ये फाउलर की वाइफ ने कहा था। किससे कहा था, फाउलर से कहा था। और कब कहा था, जब वो अनसक्सेसफुल होकर घर में आता था तो ये इसकी बीवी गुस्से में उसको बोलती थी। तो आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, आई हैव नो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप। तो ये किसने कहा था और किससे कहा था, जब फाउलर की वाइफ ने उस पर गुस्सा करके उसको बोला था क्या आपको कोई और एस्टेब्लिशमेंट मिल गई है रहने के लिए, तो फाउलर ने रिप्लाई किया था अपनी वाइफ को। तो ये कहा था फाउलर ने अपनी वाइफ को कि आई हैव नो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप, यानी कि मुझे कोई और सेकंड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है रहने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, हु ट्रोड ऑन माय हेड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन किसने बोला था और किसको पूछा था। तो जब वो एक्सीडेंटली एक फर्स्ट क्वेल था जो उड़कर आया था उसने ट्रॉड कर दिया था जो पहले से वहां पर मौजूद क्वेल था एक्सीडेंटली। तो ये सेकंड वाले क्वेल ने कहा था और किसको कहा था, जो फर्स्ट क्वेल था। तो आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे, देयर इज अ नो सेफ्टी विद वन हु इज क्वेल्सम। ये किसने कहा था, किससे कहा था, तो जो लीडर क्वेल था उसने बाकी सब क्वेल्स को कहा था। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा गया वी डैश टू गॉड। तो ब्रैकेट में प्रे लिखा है और स्लैश करके प्रे लिखा है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में फर्क है और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। PREY होता है शिकार और PRAY होता है पूजा या प्रार्थना करना। तो हम गॉड की क्या करते हैं, शिकार करते हैं या पूजा करते हैं। जल्दी से बच्चों लिखो अपना आंसर, शाबाश। PRAY प्रे लिखते हैं, प्रे का मतलब प्रार्थना। हम गॉड की क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वी शुड नॉट डैश रूल्स। तो एक लिखा है आपको ब्रैकेट में ब्रेक और दूसरा लिखा है ब्रेक। तो दोनों में क्या फर्क है, पहले वाला जो है BRAKE ब्रेक, इसका मतलब होता है जैसे गाड़ी को रोकना, साइकिल रोकना। जैसे साइकिल में ब्रेक होती है, बाइक में ब्रेक होती है, गाड़ी में ब्रेक होती है ना, लगाम रोकना।
उसको BRAKE कहते हैं। तो BREAK होता है ब्रेक, ब्रेक का मतलब टूटना, जैसे कोई चीज टूट जाती है उसको लिखते हैं BREAK ब्रेक। तो वी शुड नॉट ब्रेक रूल्स, BREAK यानी कि हमें जो रूल्स हैं वो तोड़ने नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं हम थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स पे। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग डैश। तो ब्रैकेट में दोनों स्टोरी लिखा है, एक लिखा है STORY और दूसरा लिखा है STOREY। तो बच्चों इसमें से जो फर्स्ट वाला STORY इसका मतलब होता है कहानियां, तो जो STOREY है स्टोरी, वो होते हैं जैसे बिल्डिंग में आपका एक मंजिला, दो मंजिला, मंजिल को क्या बोलते हैं, स्टोरी। आई बात समझ में बच्चों? तो अब चलते हैं हम फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, हैव यू रेड द जटाका डैश, फिर ब्रैकेट में दोनों टेल्स लिखे हैं TAILS और TALES। तो बच्चों TAILS टेल्स होता है पूंछ, दुम, और दूसरा TALES होता है कहानियां। तो यहाँ पर कौन कौन सी टेल्स आएगी, TALES। अब आते हैं हम अपने लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे। द बॉय इज प्लेइंग इन द लॉन एट द डैश, मूवमेंट और मूवमेंट। एक मूवमेंट जो फर्स्ट वाला मूवमेंट है उसका मतलब होता है हरकत करना, और मूवमेंट होता है उस पल में। तो बच्चे क्या करते हैं, उस पल में खेल रहे थे, तो हमारे यहाँ पर आएगा MOMENT, मूवमेंट। तो अब आ जाते हैं हम डी पार्ट पे। डी पार्ट में लिखा है फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच कैन द फॉलोइंग, यानी कि जो ये वर्ड्स हैं इस आपकी जो आपने स्टोरी पढ़ी है अभी उसमें ये सारे यूज हुए हैं, हमने उससे मिलते जुलते वर्ड्स बताने हैं और उनका जो मीनिंग होना चाहिए वो ये जो आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनसे मिलना चाहिए। तो आ जाते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे। टू ट्राई टू फॉलो द मैनर, स्टाइल, कैरेक्टर एसेट्रा, मतलब कि किसी की आदत को, किसी के स्टाइल को या किसी के गुणों को कॉपी करना, उसको क्या बोलते हैं, इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। अब आ जाते हैं हम बी पार्ट पे। अ डिस्टिंक्टिव वोकल साउंड एज ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ बर्ड और एनिमल, किसी भी पक्षी या जानवर की आवाज निकालना, उस आवाज निकालने को क्या बोलते हैं या उसकी आवाज को क्या कहते हैं, नोट, NOTE, नोट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। टू स्ट्राइक अ थिंग विद सेवरल स्ट्रोक ऑफ अ स्ट्रैप, रॉड एटसेट्रा, यानी कि किसी चीज से स्ट्राइक करना, तो उसे हम कहते हैं हडल। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में फोर्स इनटू अ कंटेनर विद मोर देन इट कैन होल्ड, यानी कि किसी चीज किसी कंटेनर में किसी चीज को इतनी दबा के भरना कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा दबा दबा के भरना, तो उसको कहते हैं क्रैम। तो अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे को क्या बोलते हैं, मॉरो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लैंग्वेज वर्क की तरफ। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक सिंगल वर्ड बताना है, आपको ये पूरा इन्होंने सेंटेंस टाइप का बताया हुआ है जिसमें आपको इसका वन वर्ड बताना है। तो जैसे फर्स्ट में दिया पॉपुलर ऑफन फॉर ए शॉर्ट पीरियड, या ट्रेंडी, कोई ऐसी चीज जो थोड़े समय के लिए पॉपुलर होती है या फिर ट्रेंडी होती है, तो वो चीज होती है फैशनेबल थिंग, जो कि फॉर टाइम के लिए नहीं होती लेकिन कुछ टाइम के लिए ट्रेंडी रहती है। ऐसे आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ अ सिटी वेयर देयर आर फैक्ट्रीज, ऐसी शहर की कौन सी जगह जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, ऐसे कौन से एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, तो ये होता है इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे प्रिटी टू लुक एट, यानी कि दिखने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल। तो काइंड एंड थिंग्स ऑफ अदर्स, जो काइंड होता है और दूसरों का पहला सोचता है, उसको बोलते हैं थॉटफुल। तो आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। वेल नोन, जो बहुत ज्यादा मशहूर होता है, उसको बोलते हैं फेमस। तो समथिंग और समवन यू कैन ट्रस्ट, इसका मतलब हो गया कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा जिसपे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रस्टवर्दी। अब आ जाते हैं 7 पॉइंट पे। पीपल विद नो वे टू लिव आर, जिनका कोई घर ही नहीं होता, जो कहीं भी रह लेते हैं, वो होते हैं होमलेस। अब आ जाते हैं 8 पॉइंट पे। समथिंग दैट सेव्स योर मनी इज, कोई ऐसी चीज जो आपका पैसा बचाती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल।
तो आ जाते हैं हम अपने ग्रामर वर्क की तरफ। तो बच्चों जब मैं आगे जाके इसमें सेंटेंसेस को डीप में समझाऊंगा तब हम वहां पर अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा नॉलेज गेन कर ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको और उसमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का। ठीक है बच्चों, तो जैसा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, गिव योर मी प्लीज पेन। तो हमने इसको रीअरेंज किया एक करेक्ट सेंटेंस में। तो यहाँ पर लिखा है गिव मी योर पेन प्लीज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं तो या कमांड करते हैं तो उसमें वो सारे किसमें आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है स्काई द ब्लू इज। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द स्काई इज ब्लू। जब ये कौन सा सेंटेंस है, ये हो गया असर्टिव। असर्टिव में कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। तो बेटा जब भी असर्टिव में कोई भी बात ट्रू होगी उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव होगा तो उसको अफर्मेटिव कहते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही कहते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इन रीड आई स्टैंडर्ड फिफ्थ। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, आई रीड इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, यानी कि मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में कौन सा वाला है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे है अंडर कैट टेबल द इज। तो अब इसको करेक्ट सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल। जो ये भी बात है ये किसमें आ जाती है कि असर्टिव में। असर्टिव में वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नॉर्मल बात करते हैं, या तो पॉजिटिव बात होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो ये बात भी क्या थी, पॉजिटिव थी। तो अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट पे, डिड दिस वेयर यू फ्रॉम गेट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस, या फिर वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम। तो ये क्या है, ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने ये चीज कहां से ली है। तो जब भी किसी से क्वेश्चन करते हैं वो क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, गो यू शुड टू अ डॉक्टर गुड। तो हम इसको करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे, यू शुड गो टू अ गुड डॉक्टर, यानी कि ये एडवाइस दे रहा है कि एक अच्छे डॉक्टर को आप दिखाओ। तो ये किसमें, जैसे मैंने बताया था इंपेरेटिव में क्या होता है, एडवाइस, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, सब किसमें आते हैं, इंपेरेटिव में आते हैं। तो ग्रेट आइडिया व्हाट इज इट, ये क्या बोल रहा है। तो हम इसका करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे, व्हाट अ ग्रेट आइडिया इट इज, यानी कि क्या शानदार आइडिया है। तो ये क्या है, एक हैरान होने की बात है। जब भी हैरान होने की बात होती है तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो अब आ जाते हैं 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट पे क्या है, डू यू वेयर लिव। तो हम किसी से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसको करेक्ट सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो ये क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किस में आता है, इंटरोगेटिव में। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आ जाता है 8th पॉइंट पे, व्हाट ब्यूटीफुल हाउस इज इट ए। तो इसको करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो ये भी क्या हैरान होके बोल रहे हैं, सरप्राइज होके बोल रहे हैं। तो जो भी हैरानी वाले सेंटेंसेस होते हैं वो किसमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी में। अब आ जाते हैं 9th पॉइंट पे, विश आई अ वर राइटर। तो बच्चों इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। जैसा कि विश आई अ वर राइटर लिखा है, तो आई के साथ तो जो हम लिखते हैं वाज लिखते हैं, वर तो लिखते नहीं है। तो उसी तरह जैसे कि इन्होंने वर दिए तो इनको यू भी देना चाहिए था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आई विश यू वर अ राइटर, यानी कि मैं इच्छा करता हूं कि तुम राइटर होते। तो इसी तरह हम 10th पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर है मे लिव लॉन्ग यू। तो हम इसको करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम अमर रहे या ज्यादा लंबी उम्र जिए। तो ये क्या है, एक इच्छा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। तो ये किसमें आता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। तो जिसमें हम किसी के लिए विश करते हैं या खुद के लिए विश करते हैं या किसी को दुआएं देते हैं, तो ये सब किसमें आता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में आता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।